Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्लास 10th का जो हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमने इस चैप्टर पर अपलोड किया हुआ है। इन केस आपने वो नहीं देखा है, पहले आप उसे वॉच करिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो लेक्चर पर आएंगी। पहले वीडियो लेक्चर में हमने जम्मू एंड कश्मीर की एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, जिसमें हमने डोगरा रूल को समझा था, जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन कैसे डाली जाती है उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने नया कश्मीर मैनिफेस्टो के बारे में पढ़ा था, जो 29 सितंबर 1944 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रेजोल्यूशन के जरिए सोपोर में पास किया जाता है। नया कश्मीर मैनिफेस्टो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, जो तीनों रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, इनमें से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। यही मकसद था नया कश्मीर मैनिफेस्टो का। और आज हम पढ़ते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए थे ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द शेख अब्दुल्ला एज द प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में कौन से कदम उठाए जाते हैं। The entire agrarian structure and land revenue system was reformed. Jammu and Kashmir, mostly it was an agricultural economy, it was an agricultural territory. और यहाँ का जो agrarian structure था और land revenue system जो यहाँ पर prevalent था during the Dogra regime, उसे reform किया जाता है। जब 5th of March 1948 को जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो 1948 में ही ये जो नई गवर्नमेंट होती है ये एबॉलिश करती हैं जागीरदार्स को, माफीज और मुकर्रीज को। ये जो जागीरदार्स, माफीज और मुकर्रीज हैं, इनके जो राइट्स थे, इनके पास जो राइट्स थे, इनकी जो पोजीशन थी, इसको एबॉलिश किया जाता है, एक्सेप्ट दोज ग्रांटेड टू रिलीजियस प्लेसेस एंड द ऑर्चार्ड्स। लेकिन जो लैंड दी गई थी रिलीजियस प्लेसेस के लिए या ऑर्चार्ड्स के लिए, उस पर यह प्रोविजन नहीं रखा गया, उसको एबॉलिश नहीं किया गया। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टर्म आई है जागीर, जागीर किसे कहा करते थे। जागीर ए लैंड ग्रांट गिवन बाय ए स्टेट टू एन इंडिविजुअल इन लिeu ऑफ सर्विसेज। द इंडिविजुअल हैज द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। पहले हम ये समझते हैं कि वाया ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 जो कश्मीर की पूरी टेरिटरी थी, जो जम्मू एंड कश्मीर की पूरी टेरिटरी थी, ये महाराजा की थी, ये महाराजा की मानी जाती है, क्योंकि महाराजा ने 75 लाख रुपीज़ के बदले से ये किन की जागीर थी, ये महाराजाज की जागीर थी। लेकिन जागीर ये एक लैंड था, ये एक ज़मीन का हिस्सा था जो किसी इंडिविजुअल को दिया जाता था, क्योंकि वो डोगरा रूल को सर्व कर रहा था। और ये जो इंडिविजुअल था, ये इस जागीर पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था। फॉर एग्जांपल, किसी एक जागीरदार को, किसी एक लैंडलॉर्ड को 1000 2000 कनाल्स ऑफ लैंड दिया जाता था। उस पर क्या होता था, वो उस पर खुद कल्टीवेशन नहीं करता था, बल्कि वो टेनेंट्स को वो लैंड देता था। जो टिलर्स होते थे उन्हें वो लैंड दिया जाता था, वो उस पर कल्टीवेट करते थे। उनके पास जो टिलर्स होते थे, जो टेनेंट्स होते थे, उनके पास ओनरशिप राइट्स नहीं होते थे, वो इस ज़मीन पर कल्टीवेशन करते थे और इन रिटर्न ऑफ इट वो टैक्स रेवेन्यू सबमिट करते थे टुवर्ड्स द जागीरदार। और जागीरदार जो होता था उससे ये रेवेन्यू सबमिट करना होता था, उससे ये जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करता था टिलर से, कल्टीवेटर से, वो ये सबमिट करता था टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो ये कंसेप्ट था जागीर का। होप आपको ये समझ आया होगा। जागीर एक वो कंसेप्ट है जो एक ज़मीन का हिस्सा होता था, वो किसी इंडिविजुअल को एज ए जागीर दिया जाता था, उसे हम जागीरदार के नाम से समझ सकते हैं। और ये जो जागीरदार होता है ये गवर्नमेंट की सर्विस करता था, मीन्स ये गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने में उनकी मदद करता था। ये जो जागीरदार होता है, जिसको ये ज़मीन दी जाती थी, ये इस पर खुद
कल्टीवेशन नहीं करता था, बल्कि ये टेनेंट्स को ये ज़मीन देता था, वो इस पर कल्टीवेशन करते थे। जो टिलर्स होते थे वो इस पर कल्टीवेशन करते थे, और वो जो टिलर्स होते थे कल्टीवेशन करने के बदले उन्हें देना पड़ता था टैक्स, और ये जो टैक्स होता था ये जागीरदार कलेक्ट करता था, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो ये कलेक्ट करता था और उसे ये गवर्नमेंट की तरफ सबमिट करना होता था, और ये कहलाता था कंसेप्ट ऑफ जागीर। होप कि आपको ये अब अच्छी तरह से समझ आया होगा। और दूसरा जो कंसेप्ट था माओफीज कौन लोग होते हैं? ए लैंड ग्रांट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू गिवन बाय ए स्टेट टू एन इंडिविजुअल और ए रिलीजियस प्लेस। इसके बरक्स माओफीज भी एक ज़मीन का हिस्सा होता था। ये किसी एक इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता था जो डोगरा रूल की सर्विस करता था, या किसी रिलीजियस प्लेस के लिए ये ज़मीन का हिस्सा दिया जाता था। और ये जो ज़मीन का हिस्सा था इससे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाता था, इससे कोई भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं किया जाता था। जो रॉयल कोर्ट में काम करते थे उन्हें माओफीज का दर्जा दिया जाता था। फॉर एग्जांपल, ये एक वो लैंड रेवेन्यू होती थी, कहीं पर कोई टेंपल होता था उसको एक ज़मीन का हिस्सा दिया जाता था, और उस पर जो भी कमाई होती थी वो ऐसे रिलीजियस प्लेस का रहेगा, वहाँ पर इन्हें स्टेट को कुछ सबमिट नहीं करना होता था। मुकर्रीज ये एक थर्ड पोर्टफोलियो सिस्टम था। ये वो पर्सनस कहलाते थे जो रॉयल कोर्ट में काम करते थे, और इन लीव ऑफ सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज टू रॉयल कोर्ट उन्हें फिक्स्ड सैलरी दी जाती थी। उसे फिक्स्ड कैश ग्रांट्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो जागीरदारी सिस्टम है इसको ख़त्म किया गया, जो माओफी सिस्टम है इसको ख़त्म किया गया, और जो मुकर्रीज का कंसेप्ट था इसको ख़त्म किया जाता है शेख अब्दुल्ला के ज़रिए 1948 में। इसके साथ साथ अभी हमने समझा कि जो जागीरदार्स के ज़रिए, जो लैंड लॉर्ड्स के ज़रिए जो टेनेंट्स थे, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इनको कल्टीवेशन करनी पड़ती थी, और कल्टीवेशन के बाद इनको टैक्स सबमिट करना होता था टुवर्ड्स द लैंड लॉर्ड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये थी कि जब भी ज़मीन का कोई एक हिस्सा इन्हें दिया जाता था, एक साल फॉर एग्जांपल कोई एक जागीरदार है, उसने एक इंडिविजुअल को, एक पीजेंट को, एक टेनेंट को, एक कल्टीवेटर को इस साल ज़मीन का एक हिस्सा दिया, और इस साल इसने इस ज़मीन के इस हिस्से पर कल्टीवेशन की, मेहनत की, लेकिन ये जो टेनेंट था इसे ये पता नहीं था कि दूसरे साल क्या यही ज़मीन मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी के मुताबिक जिसे चाहे ज़मीन दे सकता था और जिसे चाहे ज़मीन ले सकता था। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो टेनेंट्स को फेस करनी पड़ती थी, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1948 में किया जाता था। इट गारंटीड देयर फिक्सिटी ऑफ टेन्योर एंड मैक्सिमम रेंट टू बी पे टू द लैंडलॉर्ड। जिस भी टेनेंट को एक साल ज़मीन दी जाती है उसे एक फिक्स्ड टर्म दिया जाता है कि इसका मतलब है कि इतने सालों के लिए अब ये ज़मीन आपके पास रहेगी। इससे पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से कि ज़मीन के जो कल्टीवेटर्स थे उनको चेंज करता था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर इससे पहले क्या होता था, लैंडलॉर्ड अपनी मर्जी से रेंट कलेक्ट करता था, किन से, टेनेंट से। लेकिन अब जो ये रेंट है इसको फिक्स किया गया, मैक्सिमम रेंट, इसकी एक सीलिंग फिक्स की गई कि कितनी मैक्सिमम रेंट एक टेनेंट को लैंडलॉर्ड की तरफ सबमिट करनी है। इसका मतलब है ये जो टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1948 लाया गया इन द इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट्स। और एक एक्ट लाया, डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। जो जम्मू एंड कश्मीर के पीजेंट्स थे ये कर्जे के अंदर डूब गए थे, बहुत ज़्यादा कर्जा इन पर था, और इस कर्जे से नजात दिलाने के लिए कर्जा माफ़ यहाँ पर किया जाता है डिस्ट्रेस्ड डेटर्स रिलीफ एक्ट ऑफ 1950 के ज़रिए। इस एक्ट में क्या किया जाता है, अंडर दिस एक्ट द डेट्स ऑफ पीजेंट्स अमाउंटिंग टू 2.90 लाख
that is 290 lakh were settled and reduced to 98 lakh, and 60% of the claims against peasants were disposed of through conciliation boards। तो इस एक्ट के जरिए क्या हो जाता है कि जो पीजेंट्स के कर्जे थे, जो जिम्मेदारों के कर्जे थे, वो नियर अबाउट 3 करोड़ थे, पीजेंट्स के कर्जे थे, और इसको माफ करके कम किया जाता है, 98 लाख ही रखा जाता है। इसका मतलब है नियर अबाउट 2 करोड़ रुपीस जो थे वो पीजेंट्स के माफ किए गए। और पहली बार क्या हो जाता है कि ड्यूरिंग द इनिशिएटिव्स ऑफ द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, यहाँ पर 60% जो पीजेंट्स के कर्जे थे उन्हें माफ़ किया जाता है। कंसलेशन बोर्ड्स बनाए जाते हैं जो पीजेंट्स की शिकायतें सुनते हैं और उस पर जिस तरह से लोक अदालत में लोगों के जो कंसर्न्स हैं उन्हें सुना जाता है और ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस पर उसके बाद फैसला दिया जाता है। इसी तरह से इन कंसलेशन बोर्ड्स के ज़रिए 60% लोगों के जो कर्जाजात थे वो माफ़ किए जाते हैं। 1950 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़रिए बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन एक्ट ऑफ 1950 पास किया जाता है। ये जो एक्ट है इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ज़मींदारी राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के ज़रिए एक लैंडमार्क डिसीजन जम्मू एंड कश्मीर में लिया गया था, जिसके ज़रिए से जम्मू एंड कश्मीर के वो लोग जो थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी उन्हें ज़मीन फराहम की गई। थ्रू दिस एक्ट लैंड लॉर्डिज्म इन द स्टेट वाज एबॉलिश्ड। जो लैंड लॉर्डिज्म सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया बाई ट्रांसफरिंग लैंड टू द टिलर्स विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन टू द एक्चुअल लैंड ओनर। मैक्सिमम सीलिंग वाज 22.75 एकर्स और 182 कनाल्स। जो लैंड लॉर्डिज्म था इसको एबॉलिश किया गया और ट्रांसफ़र की गई लैंड टिलर्स को विदाउट एनी कंपनसेशन टू एक्चुअल लैंड ओनर को इसका कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया। मुफ्त ज़मीन बांटी गई जिनके पास ज़मीन नहीं था। और मैक्सिमम सीलिंग इसका मतलब है एक लैंड लॉर्ड अपने पास सिर्फ ज़मीन रख सकता है 22.75 एकर्स ऑफ लैंड या 182 कनाल्स इसका एग्रीगेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल कि अगर किसी लैंडलॉर्ड की ज़मीन 1000 कनाल थी लेकिन ये पता था कि ये इस पर खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे, ये टिलर्स के ज़रिए कल्टीवेशन किया करते थे, और जो भी टिलर जिस भी ज़मीन पर कल्टीवेशन करता था उसे उस ज़मीन के ओनरशिप राइट्स दिए गए बाय बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन एक्ट ऑफ 1950। इसका मतलब हुआ कि जो लैंड लॉर्डिज्म था इसको यहाँ पर एबॉलिश किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन ऑर्डर टू टैप वाटर रिसोर्सेज फॉर इरीगेशन पर्पसेस, डिपार्टमेंट ऑफ इरीगेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, कि लोगों को बहुत ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी फराहम किया जाए, लोगों का जो एग्रीकल्चरल क्रॉप है उसे डबल किया जाए। इसके ज़रिए इरीगेशन फैसिलिटीज़ को बेहतर किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो फूड प्रोडक्शन जम्मू एंड कश्मीर थी उसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा था। इट इज़ वर्थी टू मेंशन दैट a network of canals like Ranbir Canal, Martand Canal, Pratap Canal were already there in use since Dogra rule। तो इससे पहले भी हमें ये पता होना चाहिए कि जो रणबीर कैनल थी, जो मर्तान कैनल थी, जो प्रताप कैनल थी, ये ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में लाई गई थी वाया डोगरा रूल। यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे ग्रेटर एम्फेसिस वाज पुट ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल किया गया विच रिमेन्ड इंस्ट्रूमेंटल इन टैकलिंग डेट इश्यूज़। जो भी लोगों के कर्जा याद थे, इससे पहले क्या होता था कि जिस भी पीजेंट को कर्जा चाहिए था वो मनी लेंडर से कर्जा लेते थे, और ये जो मनी लेंडर्स थे ये बहुत ज़्यादा टैक्स इनसे एक्सट्रैक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करते थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता कि जो ज़मींदार थे, जो पीजेंट्स थे, इनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोऑपरेटिव्स को एस्टेब्लिश किया गया विच रिमेन्ड इंस्ट्रूमेंटल इन टैकलिंग डेट इश्यूज, फाइनेंसिंग ऑफ क्रॉप्स, प्रोवाइडिंग लैंड्स फॉर कल्टीवेशन ऑन लीज एंड इंकरेजिंग द रिपेमेंट इन टाइम। इसके ज़रिए, इन कोऑपरेटिव्स के ज़रिए लोगों को मदद की गई, कर्जे दिए गए या क्रॉप्स दिए गए डिफरेंट तरह के, या हम ये कहेंगे कि ज़मीन
ज़मीन अवेलेबल रखी गई जो कल्टीवेशन करना चाहते थे लीज़ पर, और कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा रिपेमेंट भी होनी चाहिए, तब ही ये कोऑपरेटिव्स फंक्शनल हो सकते थे। हाउएवर, ओविंग टू मिसमैनेजमेंट एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कुड नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। लेकिन कहा जाता है कि ये जो कोऑपरेटिव्स थे, जिस मकसद के लिए इनको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें मिसमैनेजमेंट होती है, माल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि कोऑपरेटिव्स के जरिए जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को रिवाइव करने में कोऑपरेटिव्स सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। मॉडर्न एजुकेशन वाज आल्सो गिवन इंपॉर्टेंस, और इसके साथ साथ ये हमने एग्रेरियन स्टेप्स पढ़े। इसके बाद एजुकेशन के लिए क्या किया गया, मॉडर्न एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की गई। अबाउट 30% ऑफ द एनुअल बजट वाज एलोकेटेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एनुअल बजट जम्मू एंड कश्मीर का उस वक्त बनता था, उसका 30% बजट जम्मू एंड कश्मीर की एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए, इसके लिए किया गया। एग्रीकल्चरल एजुकेशन वाज मेड कंपल्सरी इन द विलेज स्कूल्स, पर विलेज लेवल पर जो स्कूल्स एस्टेब्लिश किए गए थे, वहां पर एग्रीकल्चरल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई। इन 1948 टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर न्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर मीटिंग द कंटेम्पररी चैलेंजेस। 1948 में क्या हो जाता है कि एक एडवाइजरी टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाया जाता है, जिसके ज़रिए से टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए या एजुकेशन की बेहतरी के लिए। The government also made efforts for the promotion of the industrial sector, और इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडस्ट्रियल स्टेट्स को बनाया गया, वर एस्टेब्लिश्ड एट बोथ जम्मू एंड श्रीनगर। इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मतलब क्या हुआ कि एक एरिया डिक्लेयर किया गया जम्मू में भी और श्रीनगर में भी कि ये रहेगा इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश किया जाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। और मकसद ये था कि जो सिल्क एंड वूलन इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको मॉडर्नाइज किया गया। जो इनमें से ट्रेडिशनल सिस्टम था उसे गिव अप किया गया, एंड फाइनली मॉडर्नाइजेशन लाई गई इन द सिल्क एंड इन द वूलन इंडस्ट्रीज। टेक्नोलॉजी लाई गई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखो ये कि इन इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में जनरेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमें ये याद रखना चाहिए, यहाँ पर हमने ये भी याद रखना है कि यह हमने पहले ही इंट्रोडक्टरी टॉपिक में पढ़ा हुआ था। मीनवाइल देयर केम ए शिफ्ट इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। लेकिन जो ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में की जाती थी ड्यूरिंग द शेख अब्दुल्लास रजीम, तो कहा जाता है कि इन द लेटर ईयर्स और आफ्टर 1950s जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसमें चेंज आ जाती है। ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ हिज रूल इन मेनी ऑफ his speeches it stated that he claimed self-determination of Jammu and Kashmir state, which created apprehension about his intention among the Indian leaders। तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग में कहा जाता है कि चेंज आ जाता है। पहले एक्सेशन के लिए इन्होंने एग्री किया था, उसके बाद कहा जाता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की बातें कर रही थी स्पीचेस में, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट में डाला था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंडियन लीडर्स थे उनका जो ट्रस्ट था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर वो अब खत्म होने जा रहा था। As such, the government of India started losing faith in him. He was arrested in 1953 and imprisoned. Finally, government of India के जरिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी थे, 1950 में इन्हें अरेस्ट किया जाता है और इन्हें जेल में भर दिया जाता है। एंड फाइनली देयर आफ्टर हिज डिप्टी बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज मेड द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद जो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब थे, ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कैबिनेट में, तो इन्हीं को बनाया जाता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बख्शी गुलाम मोहम्मद इज आल्सो नोन एज मॉडर्नाइजर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है, इन्हें मॉडर्नाइजर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में की गई, जो भी नया कश्मीर मैनिफेस्टो था, जो भी उसमें इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल इंप्रूवमेंट के लिए बातें कही गई थी, उनको सही शक्ल दी जाती
जाती हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद के ही रीन में, एज ही रिसीव्ड ह्यूज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जब बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया जाता है, उसके बाद बहुत सारे फंड्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दिए जाते हैं, जिसके जरिए से जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की गई। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला स्पेंड ऑलमोस्ट 11 ईयर्स बिहाइंड बार्स फ्रॉम 1953 टिल 1964। ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, इन्हें 11 सालों के लिए जेल में रखा जाता है 1953 टिल 1964। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन से इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए गए थे जिनके जरिए से जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को रिवाइव किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, इन केस आपको इन सभी लेक्चर्स के PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करोगे और अकॉर्डिंगली आपको जिस किसी को भी PDF चाहिए रिलेटेड टू लेक्चर्स, और वहीं पर आपको जो PDF है वो वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में इसी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, अफी अमानिल्लाह।